दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष राजधानी दिल्ली से। देश के न केवल 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को संबोधित करने के लिए, बल्कि उन तमाम साथियों को भी जिनके मन में अंश मात्र भी देशभक्ति की भावना जीवित है, या जो देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक मजबूत, अखंड, समृद्धशाली भारत बनाने की जिनकी इच्छा है, उन सभी साथियों को संबोधित करूंगा। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का जो पैसा विभिन्न कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में डूबा है, वो उन्हें कैसे जल्दी से वापस मिल सकता है, और इस पैसे को ठगी पीड़ितों को वापस दिलवाने से कैसे देश की एकता, अखंडता सुरक्षित होगी और इसका देश को लाभ क्यों मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे साथियों को ऐसा लगता है कि हम केवल ठगी पीड़ितों की बात करते हैं, अन्य विषयों पर नहीं बोलते हैं, हमें अन्य विषयों पर भी बोलना चाहिए। तो साथियों, ये ठगी पीड़ितों का जो मसला है, समस्या है, अगर इसका समाधान हो जाता है शांतिपूर्वक ढंग से, तो यही देश के विकास में, देश की एकता में, अखंडता में और समृद्धि में माइलस्टोन बन जाएगी, नींव का पत्थर बन जाएगी यही चीज़। इसलिए हमारा पूरा जोर, पूरी ताकत इसी विषय पर केंद्रित रहती है कि जल्दी से जल्दी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हो, उनका पैसा वापस हो, ताकि इतनी बड़ी संख्या का, इतने बड़े जनसमूह का विश्वास न केवल देश में बल्कि देश की कानून व्यवस्था में भी बना रहे। अगर करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास देश के कानून से उठ जाएगा, देश के सिस्टम से उठ जाएगा, तो ये देश के लिए खतरा हो सकता है, बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि और कोई देश में ऐसा संगठन नहीं है, न वो पॉलिटिकल, न सामाजिक, न धार्मिक, जो इस विषय पर बोलता हो या गंभीरता से इस समस्या का समाधान करना चाहता हो। इसलिए हमारी तो ये व्यवस्था भी है कि हम इस मुद्दे पर बोलें, खुलकर बोलें, लड़ें और इस समस्या का समाधान करवाते हुए देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाएं, ताकि जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। क्योंकि साथियों, एक बात ध्यान रखना, आप लाखों शिक्षा संस्थान बना लें, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ बना लें, कितने ही बड़े बड़े अस्पताल, एम्स, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज बना लें, कितने ही बड़े बड़े बांध बना लें, कितने ही बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बना लें, कितने ही बुलेट ट्रेन ले आएँ, कितने ही हवाई अड्डे बना दें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और चाहे जो कुछ कर लें आप, लेकिन साथियों, हमारे देश के विकास को, हमारे देश के गौरव को ये ठग और बेईमान निगल गए हैं, निगल जाएंगे। कुछ भी करने से आपको, पूरे देश को वो लाभ कभी नहीं मिल पाएगा जो एक ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य में मिल सकता है। ये तमाम चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, गुत्थम गुत्था हैं, मिली हुई हैं साथियों। इसलिए हमारा पूरा जोर, पूरी ताकत इसी बात पर है कि जल्दी से जल्दी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हो। और ये जो कानून बनाया है हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से, देश के
तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों के भुगतान के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे शॉर्ट में बाट्स एक्ट भी बोल देते हैं, इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। चूंकि कानून कोई भी हो, यदि उसका क्रियान्वयन देश में नहीं हो रहा है तो देश के शासन के प्रति, देश की न्याय व्यवस्था के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, देश के प्रशासन के प्रति लोगों के मन में अविश्वास उत्पन्न होगा और ये अविश्वास निकट भविष्य में संपूर्ण व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मैं हमेशा आपको महाभारत से उदाहरण देता हूं कि यदि 5 गांव दुर्योधन ने पांडवों को दे दिए होते भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव पर, तो संभवतः महाभारत टल जाता। लाखों लोगों की जो हत्याएं हुई, लाखों विधवाएं हुई, वो दुर्दिन, वो भयावह दिन शायद दुनिया को नहीं देखना पड़ता यदि दुर्योधन ने 5 गांव देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो शांति स्थापना हो सकती थी। लेकिन उस अहंकारी राजा ने 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी जमीन देना पांडवों को स्वीकार नहीं किया, जबकि पांडवों का अधिकार था इंद्रप्रस्थ पर आधे राज्य पर, हस्तिनापुर के आधे भूभाग पर। लेकिन अहंकारी राजा ने वो नहीं दिया, बेईमानी की, छल किया और अंततः उस अन्याय के विरोध में, उस छल के विरोध में, उस ठगी के विरोध में महाभारत हुआ और पूरे कुल का सर्वनाश हुआ। न केवल कुरुवंश का सर्वनाश हुआ बल्कि और दुनिया भर के जो भी राजा महाराजा थे वो भी सब उस महाभारत युद्ध में मारे गए। छोटी सी डिमांड थी साथियों। इसी तरह से और बहुत सारे आज के युग में भी ऐसे आंदोलन होते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, लेकिन शासन उन्हें देता नहीं है, तो वही आंदोलन बड़े आंदोलन बन जाते हैं और शासन को उखाड़ फेंकते हैं। हम भी आज बहुत छोटी सी चीज़ शासन से मांग रहे हैं कि केवल वो इस कानून का क्रियान्वयन कर दें और जो देश के 42 करोड़ लोगों का पैसा लाखों कंपनीज में डूबा है, सहारा जैसी में, PACL जैसी में, रोज वैली जैसी में, पिनकोन जैसी में, टोगो रिटेल मार्केटिंग जैसी में, GCA जैसी में, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, RMCL, ब्लू फॉक्स, मौसम, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, अपेक्षा, JKB, ट्रिनिटी, किम, जनशक्ति, अल्केमिस्ट, कैमुना वगैरह वगैरह में इनका ये पैसा, इस कानून को क्रियान्वित करके आप वापस कर दें, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि और महाभारत देश को देखना पड़े। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं साथियों। जैसा कि मैं तमाम लोगों के विचार देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और शासन की जो उदासीनता है उसको देख करके ऐसा महसूस होता है कि शायद हम एक नए महाभारत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और मेरी हृदय से इच्छा है कि उस महाभारत को रोका जाए। ऐसा महाभारत ना हो कि इसके लिए देश के करोड़ों नागरिकों को सड़कों पर उतरना पड़े और पूरे बेईमान सिस्टम को ज़मींदोज़ करना पड़े। जब कानून बन गया है, भुगतान की गारंटी का अधिकार आपने दे दिया है, तो उनके उस अधिकार की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार इस कानून का क्रियान्वयन करते हुए सबका पैसा जल्दी से जल्दी वापस करे, चूँकि टाइम बाउंड एक्ट है। 180 दिन में पीड़ित के जमा राशि के 2 से 3 गुना देने की व्यवस्था, पैसा वापस करने की व्यवस्था संसद ने और शासन ने इस कानून में की है।
तो जो वचन शासन ने दिया है, संसद ने दिया है देश के ठगी पीड़ितों को, उस वचन की उनको पूर्ति करनी चाहिए दोस्तों। लेकिन दुख की बात है कि पूर्ति हो नहीं रही है, और इसके लिए जितना हम लोग जिम्मेदार हैं, हमारी उदासीनता जिम्मेदार है, उससे कहीं ज़्यादा शासन प्रशासन और न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। मैं तो बहुत अच्छी तरह से पूरे शासन प्रशासन न्यायपालिका को समझता हूँ, जानता हूँ, डीपली देखा है मैंने। हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि साहब पुलिस बदमाश है, पुलिस एजेंट्स का उत्पीड़न कर रही है, इसलिए एजेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, निर्दोष एजेंट जेलों में सड़ रहे हैं, भयभीत हैं, घर द्वार छोड़ चुके हैं, घर परिवार छोड़ चुके हैं। आज हमारे मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी ने अलीगढ़ बड़ा एक मार्मिक संदेश मुझे भेजा है। बता रहे थे साहब घर द्वार सब छूट गया है, माँ बाप पिता भाई बहन बीवी बच्चे, और मैं घर से बेघर हो गया हूँ, बहुत दूर पड़ा हूँ, छुप के रह रहा हूँ। अगर भुगतान नहीं हुआ तो भविष्य में मेरा क्या होगा मैं नहीं कह सकता। वो लिखते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे लाखों एजेंट हैं देश में जिनकी स्थिति इतनी ही भयावह है। साथियों, मन द्रवित हो उठता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन हृदय के अंदर एक क्रोध की चिंगारी भी फूटती है, एक ज्वालामुखी भी भड़कता है हृदय के अंदर कि क्यों न हम इस पूरे सिस्टम को जमींदोज कर डालें, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही अपराधी है, दोषी है आपके साथ छल करने का, आपके अधिकारों को लूटने का। साथियों, पुलिस राजनेताओं के हाथ का खिलौना होती है, शासन के हाथ का खिलौना होती है। पुलिस के सिपाही से लेके पुलिस का जो भी डीजीपी या कमिश्नर, पुलिस प्रमुख जिसको हम कहते हैं, वो तक सब राजनेताओं के हाथ की कठपुतली होते हैं। मैंने बहुत काम किया है पुलिस रिफॉर्म पर, मेरा अपना अनुभव है। मैं जानता हूं कि सिपाही की क्या समस्या है, आईपीएस की क्या समस्या है, वो क्यों मौन हो जाते हैं न्याय के नाम पर। चूँकि उनको स्वायत्तता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है उनको भी काम करने की, कानून के अनुरूप उन्हें भी बार बार सरकार की दखलंदाजी का, नैतिक और अनैतिक दोनों तरह की का सामना करना पड़ता है। और जब उनको स्वतंत्रता ही नहीं है विधि सम्मत तरीके से काम करने की, तो वो आपके साथ या किसी के साथ क्या न्याय करेंगे। यही स्थिति प्रशासन की भी है, जो आईएएस आईआरएस वगैरह जो होते हैं उनकी भी है। लेकिन समस्या ये है कि जो दूसरे लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो भी पुलिस को स्वतंत्रता देने के पक्षधर नहीं होते। वो भी पुलिस को अपने चंगुल में फंसाए रखना चाहते हैं, ताकि पुलिस के मार्फत वो तमाम संसाधनों को लूट सकें, खसोट सकें और उन नागरिकों के असंतोष को, न्याय की मांग को दबा सकें। करना तो साथियों बहुत कुछ पड़ेगा इस देश में। अगर आप चाहते हो कि देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो, आपका पैसा मिले, देश के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, तो एक बड़े संगठन की आवश्यकता है। और वो संगठन गांव स्तर पर होना चाहिए, तहसील स्तर पर होना चाहिए, जिला स्तर पर होना चाहिए, राज्य स्तर पर होना चाहिए, और वो पॉलिटिक्स से अलग हो, राजनीति से अलग हो, ताकि शासन में बैठे हुए राजनेता कोई मनमानी ना कर सकें, कोई ऐसा काम ना कर सकें जिससे देश के कानून की अवहेलना हो, देश के नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण हो। आप देखते होंगे, हालांकि सरकार में तमाम सरकारें दावा करती हैं कि साहब हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इसको हवाई अड्डों का जाल बना देंगे, एक्सप्रेस वे बना देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, इसमें ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये राजनेता ये नहीं समझते कि जब तक हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत नहीं होगी,
कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसीज को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, कानून का क्रियान्वयन नहीं होगा, लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, अपराध और अपराधियों के खिलाफ शासन और कानून सख्त नहीं होगा, तो आप कितनी भी प्रगति कर लें, कितना भी विकास कर लें, कितने भी शिक्षा संस्थान खोल लें, कितना ही कुछ और कर लें, वो सब शून्य हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई लाभ राष्ट्र को नहीं मिल सकेगा। ये बहुत कड़वी सच्चाई है साथियों, कि जब तक आप अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार रहित शासन, समाज, धर्म की स्थापना नहीं करेंगे, ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक तमाम कवायद व्यर्थ जाएंगी और हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु तो क्या, ढंग का आत्मनिर्भर राष्ट्र भी नहीं बना सकेंगे। ये बहुत कड़वी सच्चाई है और इसके लिए हमको मिलकर काम करना होगा साथियों। काम कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। कुछ 101 लोग भी हम कट्टर ईमानदार देशभक्त तैयार कर लें जो इस पर दिन रात काम करें, तो इस काम को किया जा सकता है, सबका भुगतान करवाया जा सकता है, बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जा सकती है, ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य की स्थापना की जा सकती है, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार रहित समाज और शासन बनाया जा सकता है। ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ लोगों को समय का त्याग करना पड़ेगा, कुछ लोगों को धन का त्याग करना पड़ेगा, कुछ लोगों को और भी कुछ चीज़ों का बलिदान करना होगा, फिर ये काम संभव हो जाएगा और हम जो चाहते हैं सभी के अधिकारों की रक्षा होगी, सबको रोजी रोटी मिल सकती है, सबको सम्मानपूर्वक जीवन मिल सकता है, सबको न्याय मिल सकता है, सबको सबके नागरिक अधिकार मिल सकते हैं। लेकिन ये होगा तभी जब समाज जागरूक होगा, समाज एकजुट होगा, गैर राजनीतिक रूप से संगठित होगा। क्योंकि राजनीति में रह कर के तो आपको जेब कतरों के भी पैर छूने ही पड़ेंगे, उनका भी चरण बंधन करना ही होगा। और अगर आप राजनीति से परे हटकर काम करेंगे, आपको कोई राजनीतिक पदों की इच्छा नहीं होगी, लालसा नहीं होगी, तो निश्चित रूप से आप राष्ट्रहित में ही काम करेंगे। और जब राष्ट्रहित में एक बड़ा संगठन काम करेगा तो फिर शासन में बैठे हुए किसी राजनेता की ये सामर्थ्य नहीं होगी, ये हिम्मत नहीं होगी कि वो शासन की कुर्सी पर बैठकर कोई अनैतिक और गैर कानूनी काम कर सके, जैसा कि आजकल करते हैं, खुलेआम करते हैं साथियों। ये सब हमारी मजबूरियां हैं। अगर हमने इन मजबूरियों को मलमूत्र की तरह त्याग दिया और हम सच में देशभक्ति का जज्बा लेकर उठ खड़े हुए, तो फिर न भुगतान में देरी है, न हिंदुस्तान के ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होने में देरी है। इसलिए तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि हम जितने भी हैं, 100, 200, 500, 1000 साथी अभी वर्तमान में एक्टिव हैं, वो और अपनी सक्रियता को बढ़ाएं, संगठन का विस्तार करें, संगठन के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं और सबसे पहले आपस के झगड़ों को ख़त्म करें। ये जो जिलों में गुटबाजी हो गई है, प्रांतों में गुटबाजी हो गई है, तमाम जगह में गुटबाजी देख रहा हूँ, और ये गुटबाजी थोड़े थोड़े से पैसे को लेकर के हो गई है, कहीं कहीं अहंकार के कारण हो गई है। तो साथियों, इस अहंकार को अब कुछ दिन के लिए खुंटी पर टांग दो और संगठन को कमाई का साधन मत समझो कि जो चंदे आता है उसका बंटवारा कर लें, उसमें से हम कुछ ले लें, कुछ और लोगों को लूट लें। इस नियत का परित्याग आप कर दो कुछ दिन के लिए, तो निश्चित रूप से आप एक बड़े संगठन का निर्माण कर सकते हैं। और जब बड़े संगठन का निर्माण कर लेंगे तो आपकी एक आवाज़ पर, एक हुंकार पर शासन को, प्रशासन को, न्यायपालिका को वो सब करना पड़ेगा जो न्यायपूर्ण है, जायज़ है, यानी कि आपका भुगतान करना होगा।
तो मिलता हूं कल इसी संदेश के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और संगठन का ईमानदारी के साथ अपने अहंकार को दरकिनार करते हुए विस्तारीकरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।